नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बर्खास्त पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या, चुन्नू ठाकुर गिरोह पर लगा हत्या करने का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पान मसाला व्यवसायी गोविंद हत्याकांड के खिलाफ व्यवसायियों ने निकाला आक्रोश मार्च। कल यानी 25 तारीख को मुजफ्फरपुर रहेगा बंद। और विभिन्न थाना क्षेत्रों से 10 अपराधी गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ उद्भेदन, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सरैया जैतपुर ओपी क्षेत्र के सिरकोहिया में होटल संचालक ब्रजेश सिंह का खेत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बोरे में बंधा हुआ शव सरसों के खेत में पाया गया। मृतक जैतपुर नवादा का रहने वाला था। वह लाइन होटल चलाता था। सूचना मिलने पर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन गोली चलने या शव को वहां ठिकाना लगाते हुए किसी को देखने की बात से लोगों ने इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब सिंडिकेट से भी जुड़ा हुआ था। उस पर शराब के कई मामले थाने में पूर्व से दर्ज हैं। इस घटना में आरोपी ब्रजकिशोर सिंह समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के दरवाजे पर ही मृतक का बुलेट भी बरामद हुआ है। पूछताछ में पता लगा कि कोई उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में इस हत्या के पीछे भी शराब सिंडिकेट की संलिप्तता सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शराब के धंधे में ही किसी विवाद के चलते ब्रजेश की हत्या कर दी गई है। शरीर पर एक जगह गोली के निशान भी मिले हैं। ब्रजेश सिंह शिवहर जिले में जिला पुलिस बल में सिपाही के पद पर तैनात था, लेकिन शराबबंदी के बाद वह धीरे धीरे अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाने लगा। खाकी वर्दी की आड़ में वह शराब का धंधा करने लगा। शराब धंधेबाजों को संरक्षण देने के साथ खरीद बिक्री में भी शामिल हो गया। अवैध तरीके से रुपए कमाने लगा। इस बात की भनक विभाग को लग गई, जिसके बाद उसे पहले सस्पेंड किया गया, फिर विभागीय कार्रवाई चली और बर्खास्तगी हुई। वह पहले जेल भी जा चुका है। मृतक का भाई मनीष ने चुन्नू ठाकुर गिरोह पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। इधर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जानकारी तो हम लोग को थाना के थ्रू मिला कि 4 बजे थाना घर पे गया, पूछा कि ब्रजेश कुमार कहाँ है। हम लोग को तो पता था कि मम्मी को लेकर 10 बजे घर से निकला था डॉक्टर के पास। डॉक्टर को दिखाने के लिए नंबर लगा करके खड़ा था, तो वहाँ सुमंत कुमार फ़ोन किए कि ब्रजेश से भाई एगो मीटिंग है, आ जाओ मेरे दरवाजे। मम्मी को बोला कि मम्मी तुम गाड़ी से रोड गाड़ी से चले जाना, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं पंचायती में। वहाँ उनके दरवाजे पर अपना बाइक लगा करके, बाइक में चाबी लगा करके ही खड़ा था। वहाँ मालूम हुआ कि टुट्टू कुमार, अनु कुमार, 2-3 अज्ञात और आदमी थे जो वहाँ से उसको बुला करके आगे ले गए स्कूल के पास। स्कूल के पास फिर सुने वहीं लोग से कहा गया कि गोली का आवाज़ हुआ था। यही सब पोजीशन है। उसके बाद 8:30 पौने 9 के करीब में थाना ही लाश को निकाला है तोरी के खेत से। क्या स्थिति में शव थी जी? किस स्थिति में शव थी? बोरा में कसा हुआ था, गोली मार के। क्या करते थे ब्रजेश जी? ब्रजेश जी बिहार पुलिस के जवान थे, अभी तो बर्खास्त थे। हत्या के पीछे अब क्या है नहीं है, प्रशासन से लेकर के पब्लिक के साजिश का खुलासा हो रहा है। किसकी हाथ है, क्या कुछ? चुन्नू ठाकुर के गिरोह का हाथ। हाँ, शराब गैंग मान रहे हैं। उसको तो शराब से मतलब था ना, वो नौकरी करने वाला आदमी था, लेकिन कहीं से क्या अब मालूम नहीं क्या है नहीं है मैटर। तो जो अभी तक के हम लोगों के पास में जो सूचना है और जिस आधार पर लोगों का जो बयान लिया गया है,
इसमें जो व्यक्ति थे वो उनको जो है एक अपराधी छवि के व्यक्ति जो कि अभी हाल में जेल से छूटा है, उसने अपने घर पे बुलाया और बुलाने के बाद में किसी बात के विवाद के लिए उसकी डेड बॉडी हम लोग को उनके घर के पास से मिली और उनका वाहन भी हम लोगों को बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को अरेस्ट किया है और आगे पुलिस की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। गन इंजरी भी है सर उसमें? जी, गन इंजरी भी है इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोगों को वहाँ पर खेत में एक डेड बॉडी मिली थी जो कि पूर्व से जो इसमें जिसका भी नाम आया हुआ है वो लोग पूर्व से भी आरोपित रहे हैं। अभी हाल में वो जेल से व्यक्ति छूटा था लूटपाट के केसेस में, और इसी व्यक्ति ने, जो लोगों ने बताया कि इसी व्यक्ति ने जो मृतक है उसको अपने घर पे बुलाया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। शराब सिंडिकेट से भी सर जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अभी तक के जो भी चीज़ें हैं इसमें हम लोग सभी तरीके का आपराधिक इतिहास जो है उसको क्रिमिनल हिस्ट्री है उन लोगों के निकाल रहे हैं। पुलिस की टीमें वर्क भी कर रही हैं। इसी साथ में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी जो घर वालों का जो स्टेटमेंट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जर्दा कारोबारी गोविंद ड्रोलिया की हत्या के विरोध में गुरुवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स से आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में काफी संख्या में व्यवसायी शामिल थे। विभिन्न मार्गों से होते हुए यह आक्रोश मार्च सरियागंज टावर चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। व्यवसायियों की मांग है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने, परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करने और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अपने हाथों में काले झंडे लिए आक्रोशित व्यवसायियों ने कहा कि शहर के व्यवसायी आज एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। वह अपराधियों के सामने झुकने वाले नहीं। जिला प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करे, नहीं तो आगे आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया है, जिसमें सभी व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर इस बंद को सफल बनाएंगे। रविवार के दिन 22 तारीख के दिन जो 30 तारीख के दिन गोविंद ड्रोलिया जी युवा व्यवसायी, हमारे समाज का, वैश्य समाज का एक होनहार नौजवान जो किसी तरह अपना व्यवसाय करके अपने परिवार को चलाता था, अपराधियों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन से बार बार आश्वासन मिल रहा है कि वो बहुत अच्छा जगह तक पहुंच चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं। यह एक सांकेतिक, एक मतलब जैसे उन अपराधियों को यह दिखाने की वैश्य एकता की ताकत है कि तुम अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं हो सकते हो। हमारी एकता एक थी, एक है, एक रहेगी। ये जो गोविंद ड्रोलिया जी की जो है इतनी खतरनाक हत्या होती है, इनकी जो है हंसी और खुशी, इनकी जो है व्यापार करने का ढंग हम लोगों के नजर के सामने से जो है गुजरा है, और इन इतने मासूम व्यापारियों की हत्या हो जाती है और जिला प्रशासन अभी तक मौन बाबा बन के बैठे हुए। ये हम लोगों के लिए मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है, मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है। इसी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर जो है व्यवसायियों के साथ सड़क पर आज जो कैंडल मार्च करने का कार्य किया है, और कल संपूर्ण मुजफ्फरपुर बंद कराने में हम लोगों का समर्थन इन व्यवसायियों के लिए हम लोग का जो है रहेगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध में अंकुश लगाने के उद्देश्य से 10 शातिरों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस व एक ज्वेलरी शॉप से सोना लूटकांड को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरा मोहम्मद मिराज उर्फ अजय के साथ मुजफ्फरपुर के सदर पुलिस ने 3 आरोपियों को मझौलिया निवासी आस मोहम्मद के घर से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मिराज उर्फ अजस अपने गिरोह के सदस्यों मोहम्मद फैजान, वसीम राज वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बाग दुल्हन का रहने वाला है। तीनों के खिलाफ वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत अन्य आसपास के जिलों में आधा दर्जन केस दर्ज है। पुलिस को तीनों ने बताया कि उसने सोना लूट की कैसे पूरी योजना बनाई थी। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि मिराज अपनी पत्नी के साथ बैंक व दुकान का 3 दिनों तक रेकी किया था। उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा गोली, मिस फायर गोली, 1 खोखा, गुप्ती करीब 2 फीट 1, सर्जिकल ब्लेड 1, 2 किलो चरस, 2 पिट्ठू बैग बरामद किया है। इधर सरैया और अहियापुर इलाके से भी कई अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।
अपराधियों के विरुद्ध अभियान में मुजफ्फरपुर पुलिस को पिछले 24 घंटों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 अवैध हथियारों के साथ में, जिसमें से 2 पिस्टल हैं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से बड़ी मात्रा में अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त बाइक और अपराध में यूज़ होने वाले अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। इससे पुलिस को अपराध के रोकथाम में एक बड़ी सफलता मिलेगी। इस मामले में, पहले मामले में सदर थाने में डीएसपी सरैया और डीएसपी सदर टाउन को ये सूचना मिली कि सदर थाने में कुछ अपराधी जो कि पूर्व में वैशाली में सोना लूट के कांड में और मुठूत फाइनेंस में के लूट कांड के मुख्य आरोपी हैं, वो सदर थाने में रह रहे हैं और यहाँ से इनकी योजना थी एक बड़ी घटना को वारदात देने की मुजफ्फरपुर में। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम, जिसमें डीएसपी टाउन राम नरेश और डीएसपी सरैया और इसके अलावा उनके अतिरिक्त टीम के अन्य सदस्य शामिल हुए। इन लोगों ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान में किए गए ऑपरेशन में सदर थाना के एक पीएसआई को भी गंभीर चोटें आईं, किंतु पुलिस की टीम ने बड़ी बहादुरी से उन सभी को अरेस्ट किया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मुठूत फाइनेंस के जो लूट है और इसके अलावा जो सुरभि ज्वेलर्स की जो लूट है, उस कांड का मुख्य आरोपी जिसके विरुद्ध लगभग 2 दर्जन केसेस हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके अतिरिक्त सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर एक बड़ी योजना, लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में की गई कार्रवाई में 2 अवैध हथियारों के साथ में बाइक और अन्य सामान को बरामद किया गया। इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अहियापुर में भी लूटपाट के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने और उसमें नियंत्रण करने में एक बड़ी सफलता मिली है। तो सबके पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं? हाँ, इसमें सभी लोगों के पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और इसमें जो सरैया में है उसमें जो राहुल उर्फ क्रांति करके है, उसमें आधा दर्जन उसके ऊपर केसेस हैं। इसके अलावा इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए थे और इसके अलावा बाकी सभी लोगों के विरुद्ध बड़े आपराधिक केसेस। वैशाली वाले में फिर कौन लोग हैं? इसमें वैशाली में मुठूत फाइनेंस में जो 1.5 करोड़ की लूट हुई थी और इसके अलावा जो है एक सुरभि ज्वेलर्स में लगभग 4 केजी सोना लूटा गया था, उसका मुख्य आरोपी था जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और ये लोग यहाँ पर पहुंचकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इसमें सर उसकी पत्नी वगैरह की भी संलिप्तता थी क्या? इसमें जो भी है, इन लोग से हम लोग की पूछताछ चल रही है। अभी तक के इसने जो है टोटल 18 केसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट बताया है, जिसमें वैशाली में केसेस हैं, छपरा में केसेस हैं। आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब पर पुलिस का कड़ा पहरा है और अब प्रतिबंधित कफ सिरप की मांग बढ़ गई है। ऐसे में धंधेबाज अब कफ सिरप की तस्करी करने में जुट गए हैं। इस बीच पुलिस की सक्रियता से कफ सिरप की बड़ी खेप भी बरामद हो रही है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने गुरुवार को गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में छापेमारी कर 500 बोतल से ज्यादा प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान बंगाल के मालदा निवासी रेमन एसके के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में एसके ने बताया कि समस्तीपुर की एक दवा दुकान में कफ सिरप की सप्लाई करनी थी, जिसके बदले में उसे कैश दी जाती थी। जानकारी के मुताबिक नशेबाज अब ज्यादा मात्रा वाले अल्कोहल युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद ज्यादातर युवा नशे के तौर पर कफ सिरप का ही सेवन करने लगे हैं, जिससे वह गंभीर रूप से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। मामला यही है, सुबह में ओडी पदाधिकारी प्रवीण कुमार अपने टीम के साथ, पुलिस बल के साथ गोंदिया ट्रेन में चेकिंग के क्रम में और एक झोला बाइक को पूछने पर बताया कि मेरा बैग है। तो उसमें यह है कि देखा गया, बताया कि इसमें दवाई है। कौन सी दवा है? कफ सिरप है, जिसे जो भारी मात्रा में था, करीब 400 सवा 400 लगभग में जो यहाँ पर लाया गया, जिसे बढ़िया पदाधिकारी को सूचना दी गई। इसके बाद सूचना के आधार पर तब
कौन पदाधिकारी? हैं? ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर को खबर किया गया और तब जांचोपरांत इसका प्रतिबंधित। सर क्या मायने नशे उसे में भी सेवन करता है कफ सिरप, ऐसा जानकारी है? सर शराबबंदी के बाद में कब इतना मात्रा में प्रतिबंधित सिरप ले जाना क्या मतलब बनता है? सर मतलब तो किसी प्रकार ने कागज दिखाया, न किसी दुकान का पर्ची दिखाया, कहाँ से खरीदा है, सीधे कहा बंगाल से खरीद करके हम ले आ रहे थे, जिसे समस्तीपुर जाकर एक दुकानदार को देना था और गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी छात्र है। क्या सर क्या नशा के लिए सब ले जा रहा था? नशा वशा करने के लिए सब एक एक माल लेता था? अब दुकानदार दुकान में देता था, नशा के कुछ मात्रा तो जरूर होगा इसमें। जो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने रविवार को आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री रामसूरत राय पेशे से ठेकेदार हैं और मुजफ्फरपुर जिले के भूमाफियाओं से उनके संबंध है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि मंत्री रामसूरत राय ने भूमाफियाओं की मदद के लिए जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में बाधा डाली। भाजपा नेता ने दावा किया कि बिहार सरकार की मंजूरी और एसटीपी के संबंध में फंड आवंटन पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन कैबिनेट मंत्री अपने निहित स्वार्थों के लिए इसके निर्माण की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मंत्री का भूमाफियाओं के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें हराने के लिए इस प्रस्ताव में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की है। साथ ही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा था कि उन्हें मेरे जैसा बनने में लंबा समय लगेगा। वह राजनीति में आने से पहले एक किसान थे और अब लोगों को धमका रहे हैं। वह कई भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं जो सभी जानते हैं। दूसरी तरफ कोई मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। अगर कोई आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं पूर्व मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि वह गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें उनके विषय में इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादी भूमिहारों से उस जमीन को बचाने के लिए खुद पूर्व मंत्री से उनसे पैरवी की थी और जब उन्होंने शमशान की जमीन को बचाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया तो वह राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगाया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उम्र उनकी हो गई है 75 साल। मैं उनके खिलाफ में नहीं बोलना चाहता हूं। उनको भी लोगों ने ठगा है, उनके गुर्गों ने उनको बरगलाने का काम किया है, क्योंकि उनके पास सही साक्ष्य नहीं देने का काम किया, जिस कारण से उनको ये लग रहा है कि यह ज़मीन बिहार सरकार गरमेजरुआ है, जिस कारण से हमको इस पर एसटीपी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिहार सरकार का 1956 से ही एक्ट है, कानून है कि किसी भी शमशान की ज़मीन, किसी भी कब्रिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरह काम के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से मेरा कहना है, बड़े भाई हैं जो भी आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप सीडीओ बीडीओ से वसूली भी करते हैं, ऐसे भी आरोप हैं उनके। नहीं, आप कह सकते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, मंत्री हैं, आप ठेकेदारी भी करते हैं। अगर मैं कहीं ठेकेदारी करता हूं तो अच्छी बात है, ठेकेदारी करना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अगर मैं कहीं कमीशन लेता हूं, घूस लेता हूं, तो सत्यापित करें। और निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए चैलेंज दे रहे हैं उनको लोगों ने क्या किया था खुद मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, बड़े भाई हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उसी ज़मीन के बारे में जब ये मामला नहीं हुआ था, विवेक जी के यहाँ डिप्टी उप मेयर जो पहले थे, उनके दरवाजे पर जब हमारे डिप्टी सीएम आए थे, बंद कमरा में ले जाकर उन्होंने कहा था हमको कि प्रहलादपुर मुसहरी का कुछ आतंकवादी भूमिहार सब आपके पास आने वाला है, वो ज़मीन बेचना चाहता है, इसलिए ज़मीन न बिके इसका उपाय करना है, हम उस पर एसटीपी का निर्माण कराएंगे। हम कह मेरे ज़िंदगी रहते हुए कोई भी ज़मीन नहीं बिकेगा, और वो ज़मीन बिकेगा नहीं, सरकार का शमशान के ही काम में आएगा स्पष्ट। अब एसटीपी का निर्माण होगा। माननीय डिप्टी सीएम वर्तमान, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ज़मीन चिन्हित करेंगे और डीएम सामने प्रपोजल भी भेजा है। अब रह गई बात कि सामूहिक और राजनीतिक बातें हैं, जो मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ। और भी सारे कारण हैं जो मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं, लोग बुलवाते हैं। सुरेश शर्मा जी सीधे आदमी हैं, उनके पीछे भी कुछ लोग लगे होंगे जो उनसे बुलवाते हैं। तो सारे बोलने का कारण मेरे पास है, जब बैठिएगा बंद कमरा में एक एक करके मैं बता दूंगा। उनका सलाह स्मार्ट सिटी, जल जीवन हरियाली और अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों को हटाने एवं शहर को जाम और नर्क बना देने वाले नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ हरी सभा चौक स्थित भाकपा माली जिला कार्यालय से
नगर निगम कार्यालय तक मार्च निकाला गया और नगर निगम कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। साथ ही माले का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त और मेयर से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि वर्षों से बसे गरीब परिवार को बेदखल किए बगैर सौंदर्यीकरण के कार्य को अंजाम दिया जाए। माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भाकपा माले प्रथम दिन से ही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए संघर्षरत है, लेकिन गरीब परिवार को बेदखल करके सौंदर्यीकरण का काम उचित नहीं है। गरीब परिवारों के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मार्च में माले नेता सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। बहुत परेशानी है, मैंने बेचने नहीं देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमसे तो कमाई से तो खाई 5 किलो चावल मिल जाए वही खाते 5 किलो अनाज से कभी होगा। दुआ है वो नगर निगम में रहते हैं लेके, बाकी खाने के कोई नहीं, चौका बर्तन को के खाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है गरीब लोग को। हम लेके वही कमा के खाते हैं, चौका बर्तन करते हैं लेके वही खाते हैं। नहीं रहने के ठीक है न कहीं व्यवस्था है। हम लोग नगर निगम भी उखाड़ रहा है। हाँ। कैसे घर चलेगा तब? लेके घर उजाड़ दिया, कहाँ पर रहेंगे हम लोग के जगह जमीन जहाँ पर है वहाँ पर रहने दे। हम लोग के सास ससुर गुजर गया, हम लोग 50 साल से बसे हुए हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग गुजर के? छोटा छोटा बाल बच्चा है, बेटी पुतोह है, घर के रोड पर रहेगा है? बेटी पुतोह के रोड पर रखेंगे? ये नगर निगम के आदमी लोग कर रहे हैं कि बिल्डर ले जाओ तो अति ले जाते हैं, हम लोग के बहुत तबाह कर रहे हैं। वो अपना नोटिस सब वापस करे, हम लोग के जहाँ पर वहाँ अस्थायी थे। हम अस्थायी चाहते हैं कि हम लोग के बेटी बहू घर में रहे, कमा के खाते हैं हम लोग के रोजी रोटी है, हम लोग जाएंगे कहाँ? सुने बाल बच्चा लेबरगिरी में काम करता है, कहाँ से लाएगा बाल बच्चा की किराया देगा चाहे अति देगा? के लिए खुद एक समस्या बन के खड़ा हो गया है। आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये शहर स्मार्ट सिटी में इसका चुनाव हुआ, हम लोगों ने वेलकम किया, हम लोगों ने कहा कि नहीं चलिए शहर हमारा सुंदर बनेगा, शहर हमारा खूबसूरत बनेगा, शहर हमारा जो है बढ़िया बनेगा। लेकिन क्या नगर निगम इस स्मार्ट सिटी में गरीबों को रहने देगा कि नहीं रहने देगा? क्या स्मार्ट सिटी में इस शहर के अंदर में जो फुटपाथ पर जो दुकान चलाकर जो अपने परिवार लोग चलाने वाले लोग हैं, दुकानदार लोग जो हैं, वो स्मार्ट सिटी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बारी बारी से इस शहर के जितना भी गरीब इलाका है, जिन भी सरकारी जमीनों पर गरीब लोग बसे हुए हैं, जान जाइए उन तमाम जगहों को निगम प्रशासन ने उजाड़ने का, उखाड़ने का नोटिस जारी कर दिया है। क्या जरूरत है आपको? अरे आपको पोखर साफ करना है, पोखर साफ कर लो यार, पोखर साफ करो। पोखर साफ बिना किसी लोगों के घरों को हटाए बगैर भी हो सकता है, लेकिन जान जाइए कि वहां पर पोखर साफ नहीं किया जा रहा है। गिरनी पोखर के सब्जी मंडी के दुकानदारों को 1987 में हेमचंद सिरोही जी ने जो है उस गिरनी पोखर मंडी को स्थापित किया। आज अब तुगलकी फरमान जारी कर दिए, कह दिया कि मंडी खाली करो। खाली करने के बाद दुकानदार जाएगा कहाँ? उसका परिवार क्या करेगा? आप कुछ सोचते नहीं, आप कुछ समझते नहीं, और यहाँ पर बैठकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। आप राजा है क्या? लोकतंत्र में आप राजा नहीं है, लोकतंत्र में आप जनता के सेवक हैं, लोकतंत्र में आप जनता के नौकर हैं। से लेकर महाराजी पोखर से लेकर तमाम लोगों को धमकी दी जा रही है कि तमाम लोगों को हम इन तमाम लोगों को मुकदमों में, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। आप झूठे मुकदमे में तो फंसा देंगे, किसी पर आप मुकदमा कर देंगे, लेकिन जान जाइए कि जिस तरीके से आप इस शहर को चाहते हैं स्मार्ट बनाना, अगर इस तरीके से मुकदमों का खेल अगर शहर के अंदर में खेला जाएगा तो आप उसमें सफल नहीं होइएगा। मुकदमा दूसरे को भी करने के लिए आता है। इसलिए नगर आयुक्त महोदय हम लोग के तमाम सवालों पर गंभीरता से विचार करें। तमाम लोगों के जो मन में जो शंका है, जो उनके मन में डर है, उस डर को दूर करने का काम करें। यही हम निवेदन नगर आयुक्त महोदय से करने का। गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत राय की अध्यक्षता में बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में की गई। बैठक में निर्देशक भू अर्जन सुनील कुमार, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर राजेश कुमार सहित DCLR पूर्वी एवं पश्चिमी तथा विभिन्न अंचलों से आए अंचल अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में औराई और गायघाट विधानसभा के अंतर्गत बेनीबाद से लेकर औराई कटौझा तक बागमती परियोजना के अंतर्गत दाएं और बाएं भाग का बांध निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में बचे हुए कार्य को पूरा करना, किसानों का भुगतान करना, 20% की राशि का भुगतान जो विलम्ब हो रहा है उसे क्रियान्वित करना,
जिस गांव का अधियाचना नहीं हुआ है, जिसका गजट पंचाट हो चुका है, इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर जिले का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित आज बैठक हुई। उस बैठक में विषय जिला भूअर्जन एवं अंचलाधिकारियों की समीक्षा हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत औराई और कटरा बागमती परियोजना का जो काम चल रहा है वो काम धीमी गति चल रहा था। इसका कारण ये था कि विशेष भूअर्जन के द्वारा वहाँ काम कराया जा रहा था। सरकार की एक नीति है जिसमें विशेष भूअर्जन को जिला भूअर्जन में मर्ज कर दिया गया और विशेष भूअर्जन ने सारी प्रक्रिया पूरा कर ली थी, लेकिन जो विधिवत विभागीय कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाया, जिस कारण से वहाँ की जनता को कुभाजन का शिकार बनना पड़ा, जिस कारण 5-6 साल लगभग वो भुगतान में विलम्ब हुआ है। लेकिन ये दूसरी हमारी बैठक है और डीएम साहब के अथक प्रयास और विभाग के पदाधिकारियों के प्रयास से मुझे लगता है कि बहुत जल्द यानी कम से कम 6 महीना के अंदर उन लोगों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसमें मिसिंग 11 मौजे का था, जिसका कुछ तैयारी ही नहीं हुआ था, तो उसका बहुत सारा प्रोसेस आगे चला गया है। उसके अलावे मकान में सहन का मुआवजा भी कुछ लोगों का बाकी है, जो जांच के दरमियान कुछ लोगों ने गलती किया था, जो कि मकान का रकबा कम है या मकान झोपड़पट्टी है, उसका मुआवजा अधिक उठा लिया। उस जाँच उपरांत उस पर रोक लगा था, उसकी भी फाइल बढ़ी है, वो फाइल विभाग में जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें उसको भी ला करके जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम था कि 20% जिन लोगों का भुगतान बचा हुआ है उनका भी मामला लिटिगेशन में है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए हमारे विभाग के पदाधिकारी, आज सुशील जी भी हमारे आए हैं और यहाँ के डीएम साहब ने, सब लोगों ने बैठ के तमाम पदाधिकारियों से तय हुआ, लोगों ने श्योर किया है कि हम मैक्सिमम 6 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया पूरा करके इसी वित्तीय वर्ष में लोगों का भुगतान कर देंगे। दूसरा, जो हमारे ज़िला के अंदर जमाबंदी, म्यूटेशन, लगान, एलपीसी और क्या बोलते हैं उसको, दाखिल खारिज अतिक्रमण का मामला है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और इसमें जो हमारे पदाधिकारी अभी कम काम कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों का वेतन रोका गया है और वो काम टारगेट अपना पूरा कर लेंगे तो वो उनका वेतन रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला है, जिसको हमने आदेश दिया है कि जो भी अतिक्रमण बाद संख्या अंचल में चल रहा है उनको इसी मार्च महीने के अंदर सारे अतिक्रमण को खाली कर देना है। बाकी अतिक्रमण बाद को एडमिट करके उनको भी खाली करना है। लेकिन जो पुरानी प्रक्रिया के तहत काफ़ी लंबे समय से अटका है, इसमें जिला से सहयोग लेकर के पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर इस अतिक्रमण बाद को चलाना है। जल निकाय का अतिक्रमण बाद को चलाना है, वो जल्दी जब खाली हो जाएगा तब उस पर सरकार की आगे प्रक्रिया जो काम होना वो भी होगा। गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी के न्यायालय में मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरीचा गांव निवासी नीलू देवी ने सकरा थाना अध्यक्ष सरोज कुमार, मनियारी थाना अध्यक्ष अजय पासवान, आभास कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, रमेश कुमार ठाकुर और अंकित कुमार, जो सभी सिपाही के पद पर कार्यरत है, उन सभी के ऊपर परिवाद दायर किया। परिवादी का कहना है कि इन सभी आरोपियों के द्वारा 28 जनवरी की रात उनके पति कुंदन कुमार और उनके देवर चंदन कुमार के साथ मारपीट की गई। छानबीन का बहाना बनाकर उनके घर में रखे जेवरों के साथ 25,000 नगद राशि जब्त कर ले गए। साथ ही उनके घर में लगे 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया और कुछ दिनों के बाद उन सभी को गलत ढंग से अन्य कांडों में दिखाते हुए जेल भेज दिया गया। पूरे मामले को लेकर उनके अधिवक्ता अमित रंजन ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में यह परिवाद दायर किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च को तिथि सुनिश्चित की है। यहाँ जो अभियुक्त गण आए उनका नाम है सरोज कुमार, आभास कुमार, अजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार और अंकित कुमार। ये सब अभियुक्त गण जो मेरे घर पे पुलिस ये सब मेरे घर पे आए और मेरे घर पे आके अजय पासवान ने मेरे दरवाजे खुलवाए 12 बजे रात में 28 जनवरी को, और मेरे दरवाजे खुलते ही सब घर में घुस गए और मेरे पति कुंदन कुमार और देवर चंदन कुमार के साथ मारपीट की। और क्या कुछ आरोप लगाए, मतलब बोले मतलब छान घर में घुस गए और पूरा में मारपीट करने लगे, हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे और घर में घुस के छानबीन करने लगे। छानबीन के दौरान मेरे मैके और ससुराल में दिए गए गहने जेवर था और मेरे सास का पुश्तैनी जेवर था, वो भी साथ में रख ली और
2 गाड़ी था मेरे पापा जी के नाम पर, दिनेश सहनी के नाम पे, और मेरे पति कुंदन कुमार के नाम पर जो गाड़ी था पल्सर और विक्टर, उसका नंबर है पल्सर का BR06 BZ 9917 और दूसरी विक्टर का नंबर है BR06 BK 4398 है। ये दोनों गाड़ी और सर्विस सामान के साथ अपने साथ ले गए और पूछने पर थाना आने को कहे। ये अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय पश्चिमी जी के यहाँ एक मुकदमा परिवाद पर दाखिल किया गया है नीलू देवी के तरफ से। इनका स्टेटमेंट यही है कि इनके पति घर में सोए हुए थे। सकरा थाना और मनियारी थाना दोनों थाना प्रभारी मिलकर इनके घर पर आए और रात्रि 12 बजे घर को खुलवाए और इनके दोनों देवर एवं पति को अरेस्ट किया और इनके घर में रखे सारे जेवरात, लगभग कीमत इसमें 1,50,000 रुपये का दर्शाया गया है, और 2 मोटरसाइकिल के साथ इनके पति को लेकर कहा कि आइए कल थाना पर, काहे अरेस्ट कर रहे हैं, कल थाना पर आइए तो मैं बताऊंगा। लेकिन रात में इन लोगों को मारपीट पुलिस के द्वारा भी किया गया और जब कल सुबह थाने पर गए, मनियारी थाना पर, तो थाने प्रभारी ने डांट कर भी बिलगा दिया गया और फिर फ़ोन से भी इन्होंने बात की तो उसके मोबाइल रिकॉर्डिंग भी है जो DGP को भी भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ के पास भी भेजा गया है लेटर और SP साहब को भी चीफ लोड करके भेजा गया है। और मनियारी थाना, सकरा थाना सरोज कुमार, अजय पासवान, आभास कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रमेश कुमार, अंकित कुमार, ये सारे पुलिस पदाधिकारीगण हैं। इन लोगों पर परिवाद पर दायर की है। बता 427, 457, 380, 392, 427, 451, 323, 504, 34 IPC में। शहरी क्षेत्र में बिना स्लैब के नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। अभी तक दर्जनों लोग इन नालों में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आधा दर्जन लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 माह पूर्व रामदयालु रोड में खुले नाले में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। 1 साल पूर्व मझौलिया रोड में एक महिला नाला में गिरकर जान गंवा बैठी थी। नगर थाना के पास एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये चंद उदाहरण है। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिसमें नाला में गिरने से लोगों की मौत हो चुकी है। जहां तक खुले नाले में गिरकर घायल होने की बात करें तो रोजाना कई लोग गिरते हैं। बारिश के बाद जल जमाव होने पर जब सड़क एवं नाला एक हो जाता है तो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। नाला सफाई के नाम पर कई इलाकों में स्लैब को काटकर छोड़ दिया जाता है और उसकी मरम्मत नहीं की जाती। नाला के ऊपर से हटाए गए स्लैब को जानबूझकर नहीं रखा जाता। रात में कुछ सफाई कर्मी लोहे की छड़ की लालच में स्लैब को तोड़ देते हैं। इसी प्रकार नाला खुला रह जाता है जिस कारण शहरवासी परेशान हो जाते हैं। वहीं जब इस मामले में मेयर राकेश कुमार पिंटू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत सभी नालों का ढक्कन बना दिया जाएगा। देखिए, नगर निगम जो है सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, एक तरफा काम कर रही है। चारों पूरा शहर को खोद कर उन्होंने जंगल बना दिया है। लोग गिरे पड़े मरे, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है। खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ सड़क पे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। लोग आए दिन देख रहे हैं गिर रहा है, मोटरसाइकिल से लोग गिर रहा है। अभी हाल ही में अमर सिनेमा के पास एक नौजवान युवक बुरी तरह घायल हो गया। इसकी कौन जवाबदेही लेगा? नगर निगम लेंगे या नगर विधायक लेंगे या यहाँ की सरकार लेगी? पूरी तरह से जनता को गड्ढे के बीच छोड़ दिया गया और नगर निगम अपने काम में मस्त है, खाना पूर्ति करने में मस्त है। नहीं, जो भी स्लैब अगर स्मार्ट सिटी के तरफ से अगर तोड़ा गया है तो जो भी एजेंसी वहाँ काम कर रही है वो स्लैब को बनाएगी। ऐसे जैसे कलमबाग चौक पर स्लैब वगैरह हटा है तो वहाँ पर पूरा काम वही एजेंसी की करेगी। अमर सिनेमा रोड ये सब में चल रहा है, हाथी चौक ये सब इलाके में हर रोज गिर के लोग हैं। वहाँ पर हाथी चौक पर स्मार्ट सिटी का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो क्या बोलते चौक डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत काम हो रहा है। तो हम लोगों ने भी अपने इस पर हुआ क्या कि वहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो नाला था वो डाउन हो गया था और अपना बुडको का जो नाला है वो थोड़ा अप है। तो हम बुडको के इंजीनियर साहब ने बताया कि आप लोग कोऑर्डिनेशन बना के चलिए और
या तो बनाना है तो पूरा लेवल जो है मेंटेन करके चलिए, नहीं तो छोड़ दिया जाए इसको। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Okay.